हेलो दोस्तों, मैं आपका गाइड आपका दोस्त अनुराग पांडे और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। भारत भूगोल चल रहा था, उसमें हमने भारत की भूगर्भिक संरचना, भारत की स्थिति विस्तार और यहाँ की कुछ जनजातियाँ जैसे मंगानियार, खासी, टोडा, जारवा, नागा, चांग्या, तिब्बती, ऐसे कुछ जनजातियों के बारे में भी हमने पढ़ा था। ठीक है, इस वीडियो में हम अपवाह तंत्र के बारे में देखेंगे। अपवाह तंत्र होता क्या है? जैसे नदियां हैं, जो नदियां हैं, जैसे नदी मान लीजिए चल रही, तो नदियों में कई सारी सहायक नदियां होंगी, वो आके मिलेंगी कहीं से, फिर इनकी भी अपनी कोई सहायक नदी। तो ये क्या है? यही होता है अपवाह तंत्र। ठीक है, एक अगर सिंपल सा सिंपल सी एक परिभाषा दी जाए तो अपवाह तंत्र का मतलब होता है किसी क्षेत्र की जल प्रवाह प्रणाली को बोलते हैं अपवाह तंत्र। क्या? किसी क्षेत्र की जल प्रवाह प्रणाली को बोलते हैं अपवाह तंत्र, जल प्रवाह प्रणाली को बोलते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ थोड़ा ध्यान रखना है कि अपवाह तंत्र क्या होता है। ठीक है, अब अपवाह तंत्र हम पढ़ रहे हैं तो अपवाह तंत्र के कारक भी कुछ होंगे। जैसे नदियाँ जो बहती हैं, ऐसा क्या होता है कि वो बहती हैं, उनको कुछ रीजन होते होंगे। तो उसमें रीजन क्या है? रीजन एक तो मान के चलिए कि भूतल का जो ढाल होता है, एक रीजन ये भाई है। ठीक है, दूसरा भौतिक संरचना, भौतिक संरचना भी इसके इस अपवाह प्रणाली में एक सहायक कारक होता है। ठीक है, तीसरा होता है जल प्रवाह की मात्रा। ठीक है, जल प्रवाह की मात्रा। ठीक है, फिर एक और है, उसका नाम है जल का वेग, जल का वेग। तो ये चार कारक होते हैं जो कि अपवाह तंत्र को निर्मित करने में सहायक होते हैं या अपवहन में सहायक होते हैं। ठीक है, अब अपवाह तंत्र की बात अगर भारत की ही हम कर रहे हैं अभी, तो भारत में अपवाह तंत्र के दो भाग हैं। दो भाग हैं, कौन कौन से हैं? एक तो है आपका उत्तर भारत का, उत्तर भारत में। ठीक है, और दूसरा है दक्षिण भारत में। ठीक है ना, तो ये दो भाग होते हैं अपवाह तंत्र के भारत में। ठीक है, अब उत्तरी भारत के अपवाह तंत्र की बात अगर करें तो इसमें क्या होता है? उत्तरी भाग के अपवाह तंत्र की अगर हम बात करें तो उत्तरी भारत के अपवाह तंत्र की अगर बात करते हैं तो इसमें हिमालय का महत्व सबसे ज़्यादा है। ठीक है, एक हिमालय का महत्व सबसे ज़्यादा इसमें है। दूसरा है नदियाँ जो हैं अपनी घाटियों को गहरा करती हैं, मतलब कैसे वी आकार की घाटी बनाती है ना, तो ये वाले एरिया को गहरा करती चली जाती है। ठीक है, फिर उत्तरी विशाल मैदान का निर्माण भी इन्हीं से हुआ है। ये उत्तरी भारत के अपवाह तंत्र से ही उत्तरी भारत के मैदान का निर्माण हुआ है। उत्तरी भारत की जो नदियां हैं वो महाखड्ड का निर्माण करती हैं। ठीक है, ध्यान रखना है कि महाखड्ड का भी निर्माण उत्तरी भारत की नदियां करती हैं। और महाखड्ड का अगर एग्जाम्पल अगर देखना चाहें हम, तो एग्जाम्पल आप देख ले तो बुंजी एक है, बुंजी नाम है इसका। ठीक है, तो बुंजी कहाँ पे है? जम्मू कश्मीर में है, जे में है, जे में है ना, जम्मू कश्मीर में है। और ये बनता किससे है? सिंधु नदी के द्वारा, सिंधु नदी के द्वारा बुंजी महाखड्ड का निर्माण हुआ है जो कि जम्मू कश्मीर में भी है। ठीक है, इसके अलावा सतलज भी महाखड्ड का निर्माण करती है, ब्रह्मपुत्र नदी भी महाखड्ड का निर्माण करती है। ठीक, ये थोड़ा मोटा मोटा समझने की ज़रूरत है, बाकी ध्यान में रहना चाहिए। ठीक है, अच्छा, उत्तरी भारत का अपवाह तंत्र हम पढ़ रहे हैं। जैसे यहाँ देखिए सामने
गंगा नदी तंत्र लिखा हुआ है, तो गंगा नदी तंत्र ही नहीं है यहाँ पे। उत्तरी भारत के अपवाह तंत्र में 3 भाग हैं। एक तो है गंगा, दूसरा है सिंधु, फिर ब्रह्मपुत्र। ठीक है, तो गंगा, सिंधु, ब्रह्मपुत्र, इन्हीं 3 के बारे में उत्तरी भारत में पढ़ेंगे और दक्षिण भारत में भी ऐसे ही हम पढ़ेंगे। तो आइए चलते हैं गंगा नदी तंत्र। ठीक है, कई बार एग्जाम में भी आता है, प्रश्न पूछा भी जाता है क्या, कि गंगा नदी तंत्र किस प्रकार के अपवाह का उदाहरण है। तो अपवाह का उदाहरण कौन सा है, ये पूर्ववर्ती अपवाह का उदाहरण है। ये प्रश्न पहले भी आ चुका है। ठीक है, तो आता भी रहता है, तो इस चीज़ ध्यान रखना है कि पूर्ववर्ती अपवाह तंत्र का उदाहरण है। ठीक है, गंगा नदी तंत्र हम पढ़ रहे हैं, तो हिमालय की नदियां जो हैं सभी, जो भी हैं सभी हैं, तो वो पूर्ववर्ती अपवाह का उदाहरण है। गार्ज महाखंड का निर्माण होता है, यहाँ पे भी देखिए लिखा गया, सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र, सतलज, ये सब करती हैं। और भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है, गंगा, जिसकी लंबाई कितनी है, 2525 किलोमीटर है। ठीक है, अब गंगा के उद्गम की बात करें तो गंगा का उद्गम होता है गोमुख झील से। ठीक है, गंगा का उद्गम कहाँ से हो रहा है, गोमुख झील से इसका उद्गम होता है। ठीक है, ठीक, गंगोत्री के गोमुख से हो रहा है इसका। ठीक है, टिहरी में, टिहरी उत्तराखंड में है, यहाँ पे भिलांगना, और देवप्रयाग में अलकनंदा। भिलांगना कहाँ मिल रही है, गंगा से, टिहरी में, और देवप्रयाग में अलकनंदा जो है गंगा से मिलती है। भागीरथी अलकनंदा का जो संगम है, भागीरथी और अलकनंदा का जो संगम है वही है गंगा। ये भी ध्यान रखना कि भागीरथी और गंगा दोनों मिलके क्या बनाती हैं, भागीरथी अलकनंदा दोनों मिलके गंगा का निर्माण करती हैं। और भिलंगना जो है गंगा से मिलती है टिहरी में, और अलकनंदा मिलती है आपकी देवप्रयाग में। ठीक है, ये चीज ध्यान रखना। फिर देखिए हरिद्वार में गंगा क्या करती, गंगा हरिद्वार में मैदान में प्रवेश करती है, और राजमहल की पहाड़ी से होते हुए, राजमहल पहाड़ी के उत्तर से होते हुए पश्चिम बंगाल के फरक्का नामक स्थान पर बांग्लादेश में पद्मा के नाम से प्रवेश करके प्रवाहित होती है। राजमहल पहाड़ी के उत्तर से होते हुए पश्चिम की तरफ बढ़ती है, नहीं, राजमहल पहाड़ी के उत्तर से बहते हुए कहाँ जाती है, पश्चिम बंगाल में प्रवेश करती है। फिर उसमें वहाँ पे एक जगह है फरक्का से प्रवेश कर जाती है बांग्लादेश में, नाम रखा जाता है इसका पद्मा। ठीक है, तो पद्मा के नाम से ही बांग्लादेश में बहती हुई चलती है। ठीक, ब्रह्मपुत्र से मिलती है, फिर ये ब्रह्मपुत्र से मिलने के बाद आगे चलकर मेघना से भी मिल जाती है। ठीक, मेघना के नाम से ही बंगाल की खाड़ी में गंगा प्रवेश करती है। तो ये ध्यान रखना है कि पद्मा के नाम से बांग्लादेश में पहुंचती है, और बंगाल की खाड़ी में मेघना के नाम से गिर जाती है, उतर जाती है। ठीक है, और यहीं पे विश्व के सबसे बड़े डेल्टा सुंदरबन का निर्माण करती है। सुंदरबन नाम है इसका, तो सुंदरबन नाम, यहाँ पे सुंदरी वृक्ष पाए जाते हैं इसलिए इसका नाम सुंदरबन है, और इसको रामसर साइट भी घोषित किया गया है 2019 में। ठीक है, तो ये भी ध्यान रखना है। जो ये देखिए अब सबसे बड़े डेल्टा का निर्माण करती है जो हुगली तथा मेघना के बीच बनता है। जो डेल्टा बनता है वो क्या, हुगली और मेघना के बीच में बनता है, ये चीज़ आपको याद रखना। ठीक, अब गंगा की कुछ सहायक नदियाँ भी हैं। ठीक है, तो कुछ सहायक नदियाँ उसमें देखिए कौन कौन सी हैं। देखिए पहले तो दाहिने तट पे कुछ सहायक नदियाँ होंगी, कौन कौन सी हैं, रामगंगा, शारदा, यमुना, घाघरा, गंडक, कोसी। प्रश्न में आता भी है, पेपर में क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि गंगा की निम्नलिखित सहायक नदियों में से दाहिने तरफ की सहायक नदियां कौन कौन सी हैं, तो आपको मिलान करके बताना होता है। ठीक है,
और ये जो हैं राम गंगा शारदा यमुना घाघरा गंडक कोसी, ये सब हिमालय से ही निकलती हैं। ये भी आपको ध्यान रखना है। यमुना नदी है सहायक नदी। अब यमुना इनकी सहायक नदी है, तो इसके बारे में भी थोड़ा बहुत जानने की ज़रूरत है हमें, ठीक है। तो यमुना नदी का उद्गम जो होता है वो यमुनोत्री से होता है, ठीक है। यमुनोत्री से इसका उद्गम होता है, ठीक। शारदा नदी, शारदा नदी आपकी निकलती है मिलाम हिमनद है। इनका उद्गम ध्यान रखना है कि मिलाम हिमनद से निकलती। मिलाम हिमनद कहाँ है? नेपाल हिमालय में। हमने जब पढ़ाया था भारत के भूआकृतिक प्रदेश के बारे में, तो उसमें हमने हिमालय के बारे में बताया था। तो हिमालय के 4 भाग बोले थे हमने, ठीक है। कौन सा? पंजाब, कुमाऊं, नेपाल, आसाम, ठीक है। तो ये नेपाल हिमालय से निकलती है। मिलाम हिमनद यहीं पे है, यहीं से निकलती शारदा नदी। और भारत नेपाल सीमा पर इसको बोलते हैं, क्या नाम है इसका? काली नदी, ठीक है। और यही शारदा नदी है कि बाराबंकी में, बाराबंकी कहाँ? उत्तर प्रदेश का एक जिला है, लखनऊ से करीब 20-25 किलोमीटर दूर है। तो वहाँ पे ये शारदा नदी घाघरा से आकर मिल जाती है, ठीक है। कोसी के बारे में आपको पता ही है, अपने मार्ग परिवर्तन के लिए बहुत प्रसिद्ध है। तो बिहार का शोक कहते हैं इसको, ठीक है। अब कोसी के बारे में जानने की जरूरत ये है कि ये नेपाल हिमालय से निकलती है और गंगा से मिल जाती है, ठीक है, ठीक है ना। चंबल, चंबल क्या है? चंबल यमुना की सहायक है। अब चंबल यमुना की जब सहायक है, तो चंबल की भी कुछ सहायक नदियां हैं। नाम क्या है उनका? बनास, काली सिंध, पार्वती, ठीक है। चंबल की सहायक नदियां बनास, काली सिंध, पार्वती। अभी इसकी कुछ सहायक नदियों के नाम पेपर में भी यूपी पीसीएस 2020 वाले में आए थे। उनको सजाना था पूर्व से पश्चिम की पश्चिम से पूर्व था, ठीक है। तो उसमें केन बेतवा ऐसे ही नदियों के नाम दिए गए थे, ठीक है। तो चंबल की सहायक नदियां बनास, काली सिंध और पार्वती हैं। जो चंबल क्या है? चंबल आपकी यमुना की सहायक नदी है। चंबल कहाँ से निकलती? जाना पाव पहाड़ी है मध्य प्रदेश में, महू के पास में, वहीं से निकलती है चंबल नदी आपकी, ठीक है। गोमती का उद्गम, गोमती एकमात्र सहायक नदी है गंगा की, जो कि मैदानी क्षेत्र से निकलती है। और कहाँ से निकल रही? गोमत ताल, गोमत ताल फुलहर झील है। कहाँ पे? पीलीभीत में, पीलीभीत में फुलहर झील है, वहाँ पे गोमत ताल से निकलती है गोमती नदी। और यह गंगा की एकमात्र सहायक नदी जो मैदान से निकलती है, ठीक है। अब देखिए सहायक नदियां हैं कुछ यमुना की, कौन कौन सी? केन, बेतवा, सिंध, चंबल। अच्छा, यमुना के बारे में पूछा गया था। केन, बेतवा, सिंध और चंबल। इधर देखिए वेस्ट हमने डब्ल्यू लिखा था, इधर डब्ल्यू, इधर ई है, मतलब इधर वेस्ट हमने कर दिया, इधर ईस्ट कर दिया, ठीक है। तो वेस्ट टू ईस्ट चंबल, सिंध, बेतवा, केन आएगा। अगर ईस्ट टू वेस्ट करेंगे तो केन, बेतवा, सिंध और चंबल आएगी, ठीक है। ये चीज़ आपको ध्यान रखना। ये 4 प्रयाग हैं, रुद्रप्रयाग, नंदप्रयाग, कर्णप्रयाग और देवप्रयाग। तो इन पे भी प्रश्न आते हैं, कई बार पूछे जाते हैं। तो इनके बारे में थोड़ा सा कि रुद्रप्रयाग में अलकनंदा मंदाकिनी के संगम पर है आपका रुद्रप्रयाग, ठीक है। अलकनंदा मंदाकिनी पे क्या है? रुद्रप्रयाग है। और नंदप्रयाग पे, नंदप्रयाग जो है वो विष्णु गंगा और मंदाकिनी पर है, ठीक है। कर्णप्रयाग की बात आती है तो अलकनंदा पिंडर के संगम पर स्थित है। देवप्रयाग आपका अलकनंदा भागीरथी के संगम पर स्थित है, ठीक है। ये चीज़ें भी आपको ध्यान में रखनी है, ठीक। यमुना के बारे में ज़्यादा कुछ नहीं बताए हैं। यमुना के बारे में थोड़ा सा जानना जरूरी है कि कहाँ से निकलती है, कैसे कैसे बहती है, ठीक है। तो यमुना का हमने बताया था बंदर पूंछ चोटी है, यमुना बंदर पूंछ चोटी, ठीक है। यमुनोत्री से निकल रही है। इसकी सहायक नदियां हमने बता दी थी आपको, चंबल, केन, बेतवा, सिंध, ये सब हमने बताया था, ठीक है। अच्छा, इसमें एक केन नदी है,
जो केन नदी है वो कहाँ से निकल रही है, इसको ध्यान रखना, ये कैमूर पहाड़ी से निकलती है, कैमूर रेंज से निकल रही है। और कैमूर रेंज में भी कहाँ से निकल रही है, कैमूर रेंज से ही निकलती है केन नदी। ठीक है, तो ध्यान रखना, का से केन, का से कैमूर। ठीक है, ये जो है चिल्ला, फतेहपुर जिला है, फतेहपुर है ना उत्तर प्रदेश में। यहाँ पे एक जगह है, चिल्ला नाम है इसका, ऐसे चिल्ला नाम है, चिल्ला नाम है। ठीक है, चिल्ला फतेहपुर में है। यहाँ पे आके कौन सी केन नदी आपकी, ये जो ये नदी है यमुना से मिल जाती है। ठीक है, ऐसे ही बेतवा भी है। बेतवा को बुंदेलखंड की गंगा बोलते हैं, ध्यान रखना है, बुंदेलखंड की गंगा बोलते हैं। बेतवा को कुमरा गांव से निकलती है, कुमरा गांव, कुमरा गांव आपका पड़ता है रायसेन जिला, मध्य प्रदेश। ठीक है, विंध्य पर्वत है, यहाँ से इसका उद्गम होता है, किसका, बेतवा का। बेतवा को बुंदेलखंड की गंगा बोलते हैं, रायसेन में कुमरा गांव से निकलती है। ठीक है, चलिए अब देखते हैं ब्रह्मपुत्र नदी। ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र की बात करें तो ब्रह्मपुत्र को तिब्बत में यारलुंग जांगबो बोलते हैं। ब्रह्मपुत्र को तिब्बत में क्या बोलते हैं, यारलुंग जांगबो बोलते हैं। ठीक है, यारलुंग जांगबो बोलते हैं। यह निकलती है आंगसी ग्लेशियर से निकलती है। कौन सी नदी, ब्रह्मपुत्र नदी कहाँ से निकल रही है, आंगसी ग्लेशियर से। ठीक है, आंगसी ग्लेशियर ऑप्शन में ना हो तो चेमायुंग डुंग भी हो सकता है, चेमायुंग डुंग भी हो सकता है, तो ये भी ध्यान रखना, चेमायुंग डुंग हो या फिर आंगसी ग्लेशियर हो। एरिया बताएं तो तिब्बत में है, तिब्बत में पश्चिमी तिब्बत, पश्चिमी तिब्बत में चेमायुंगडुंग ग्लेशियर या फिर आंगसी ग्लेशियर से निकलती है। ये भी कहाँ पे है, मानसरोवर झील के पास में। ठीक है, तो भाई तिब्बत में इसको बोलते हैं यारलुंग जांगबो, या फिर सांगपो सांपू भी बोलते हैं इसको, सांगपो सांपू भी बोलते हैं, यारलुंग जांगबो भी बोलते हैं। नाम याद रखना है कि ये दोनों नाम इसी के हैं, ब्रह्मपुत्र के, वो भी तिब्बत में। ठीक है, नामचा बरवा के पास आती है तो यू आकार में घूम जाती, मतलब जैसे ये आ रही नदी आपकी ब्रह्मपुत्र आ रही, ये हमारा क्या है, अरुणाचल प्रदेश है ना, ये हम गलत बना दिए, ये आपका अरुणाचल प्रदेश है ना। ये ऐसे आ रही, यहाँ है नामचा बरवा, और यहाँ से सीधा घूम जाती है, फिर यू आकार बन गया ना ये। ठीक है, तो यहाँ से क्या करती है, नामचा बरवा से यू आकार मुड़ती हुई अरुणाचल प्रदेश में दिहांग नाम है, और एक नाम इसका और है दिसांग, दिहांग या फिर दिसांग, दिसांग बोलते हैं। ठीक है ना, दिसांग के नाम से प्रवेश करती है, और ये आसाम में इसका नाम हो जाता है ब्रह्मपुत्र। ठीक है, आसाम में इसको ब्रह्मपुत्र बोलते हैं, और आसाम में ब्रह्मपुत्र जब प्रवेश करती है तो आसाम में ये बहुत ज़्यादा क्या, घुमावदार रास्ते को ऐसे करते हुए बहती है फिर। ठीक है, इससे क्या है, नुकसान एक है कि यहाँ पे हमारा क्या है, ब्रह्मपुत्र नदी में ही माजुली द्वीप है हमारा, इसका कटाव बहुत तेजी से हो रहा है, ब्रह्मपुत्र नदी के कारण ही ऐसा हो रहा है। ठीक है, तो ये भी ध्यान रखना है। ठीक, अब ब्रह्मपुत्र सतलज सिंध का उद्गम तिब्बत के मानसरोवर झील से होता है, कई बार ये भी प्रश्न आता है, तो ये भी ध्यान रखना है। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे दिया गया है, ब्रह्मपुत्र को तिब्बत में सांगपो या सांपो भी बोलते हैं। ठीक है, अब इसकी कुछ सहायक नदियां हैं। सहायक नदी जयमोली एक है, तिस्ता है, तिस्ता को बता दें तो ये चोलाम झील से निकलती है, चोलाम झील से निकलती, चोलाम झील कहाँ है, सिक्किम, तिस्ता जो है आपकी चोलाम झील सिक्किम से निकलती है। फिर कामेंग है, सुबनसिरी,
सुबनसिरी आसाम, अरुणाचल प्रदेश और तिब्बत में बहती है सुबनसिरी। ठीक है, आसाम, अरुणाचल प्रदेश और तिब्बत में बहती है सुबनसिरी आपकी। फिर आपकी धनसिरी है, दिहांग है, दिसांग है, संकोश है और लोहित भी है। तो ये इसकी सहायक नदियां हैं किसकी? ब्रह्मपुत्र की। जयमौली, तिस्ता जो कि चोलाम झील से निकल रही सिक्किम में। ठीक है, कामेंग, सुबनसिरी, सुबनसिरी अरुणाचल प्रदेश, तिब्बत और आपके आसाम में बहती है। धनसिरी, दिहांग, दिसांग, संकोश और लोहित, ये है। ठीक है, अच्छा अगर लोहित की हम बात करें तो लोहित नदी जो है आपकी तिब्बत में एक जगह है जयालचू। क्या है? जयालचू नाम है इसका। लोहित मतलब तिब्बत में जयालचू से निकलती है ना ये लोहित नदी। अब ये अरुणाचल प्रदेश और आसाम में बहती है, ये चीज़ ध्यान रखना। एक और नदी है इसकी, कपिली का नाम कहीं लिखा होगा। एक और नदी इसका है कपिली, यहाँ पे कपिली भी लिख दो, कपिली। कपिली भी इसी की सहायक नदी है और कामरूप नगर यहीं पे बसा हुआ है, इसी पे कामरूप नगर इसी के तट पे है, ये ध्यान रखना। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। बराक नदी। बराक नदी मणिपुर पहाड़ी से निकलकर मिजोरम और आसाम में बहती हुई बांग्लादेश में प्रवेश करती है। तो बराक जो है इसकी सहायक नदी तो नहीं है ना, तो ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी नहीं है। ये एक प्रश्न आ चुका है कि निम्नलिखित नदियों में से ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियां कौन कौन सी हैं, तो उसमें बराक का भी ऑप्शन था। बराक इसकी सहायक नदी नहीं है, ये मणिपुर पहाड़ी से निकलती है और मिजोरम आसाम में बहती हुई बांग्लादेश में प्रवेश कर जाती है। ठीक है, अब आते हैं आसाम घाटी। ठीक है ना, आसाम घाटी में ब्रह्मपुत्र कैसे गुम्फित जल मार्ग बनाती है। ब्रह्मपुत्र जो है आसाम घाटी में गुम्फित मार्ग बनाती है और माजुली द्वीप यहीं पर है, जो कि विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप इस समय नहीं है। ठीक है, इस समय माजुली द्वीप जो है विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप नहीं रहा है। ठीक है, तिब्बत का पठार को विश्व की छत कहा जाता है, ये प्रश्न आ चुका, तो हमने इसको इसमें नोट डाउन कर दिया है। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखना है। चलिए, हो गया। अब देख लेते हैं थोड़ा सा तिब्बत के पठार के बारे में भी कुछ देख लिया जाए। ठीक है, देखिए तिब्बत क्या है, तिब्बत के पठार को चेंगतांग, ध्यान रखना, चेंगतांग क्वाघाई, चेंगतांग क्वाघाई और एक और नाम है इसका विश्व की छत। ठीक है, चेंगतांग क्वाघाई और विश्व की छत बोलते हैं तिब्बत के पठार को, ये भी एक चीज़ है। अब यहाँ से कुछ नदियाँ जो निकल रही हैं, जैसे आपकी ब्रह्मपुत्र है, सतलज है, ये सब नदियाँ निकल ही रही हैं, सिंधु है वहाँ से निकल रही है, यांगजी नदी है, चेंग जियांग जिसको बोलते हैं, फिर हुआंग हो पीली नदी है ना, फिर मेकांग, सालवीन, इरावदी, ये सब नदियाँ यहीं से निकलती हैं, तो ये भी हमें ध्यान रखनी। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अब हम आते हैं दक्षिण भारत की नदियों पर। ठीक है, तो दक्षिण भारत की नदियां देख लेते हैं क्या है। दक्षिण भारत की नदियां, दक्षिण भारत में मुख्य जल विभाजक का काम कौन कर रहा है? पश्चिमी घाट, ये हमने पहले भी बता रखा आपको। ठीक है, दक्षिण भारत की नदियों में नर्मदा नदी सबसे लंबी है, मैकाल पर्वत से निकलती है अमरकंटक जगह से और अरब सागर में प्रवेश करती है। मैकाल पर्वत से निकलती है अमरकंटक, मैकाल पर्वत में अमरकंटक जगह है, वहाँ से निकल रही है, अरब सागर में गिर जाती जाके। ठीक है, उत्तर में इसकी विंध्याचल है और दक्षिण में सतपुड़ा है, ये भी प्रश्न आ चुका है। ठीक है, उत्तर में यहाँ विंध्याचल होगा, फिर ये नर्मदा होगी, फिर यहाँ सतपुड़ा है, यहाँ पे तापी, तापी ही है ना कि ताप्ती। ठीक है ना, तो इस तरीके से ये क्रम है, ये ध्यान रखना, ये कई बार प्रश्न आता है। नर्मदा नदी जबलपुर के पास में धुआंधार प्रपात का निर्माण भी करती है, ये भी चीज़ आपको
याद रहनी चाहिए। ठीक है, हो गया। चलिए, गोदावरी नदी। अब गोदावरी नदी देख लेते हैं क्या है। गोदावरी नदी को प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी बोलते हैं, सबसे लंबी नदी है भी। नासिक के त्र्यंबकेश्वर से निकलती है, बंगाल की खाड़ी में गिरती है। ठीक है, त्र्यंबकेश्वर से निकल के बंगाल की खाड़ी में गिरती है। इसकी सहायक नदियां हैं पूर्णा, वर्धा, प्राणहिता, मंजीरा, वेनगंगा, ये सब नदियां इसकी सहायक नदियां। ठीक है, इसको दक्षिण गंगा और वृद्ध गंगा भी बोलते हैं। किसको? गोदावरी नदी को। गोदावरी नदी को दक्षिण गंगा और वृद्ध गंगा भी बोलते हैं। या पूर्णा, वर्धा, प्राणहिता, मंजीरा, वेनगंगा इसकी सहायक नदियां हैं। एक और है पेन गंगा भी इसकी सहायक नदी है। ठीक है, तो ये चीज़ें हमें ध्यान रखनी है। अपवाह क्षेत्र की अगर हम बात करें गोदावरी के, अपवाह क्षेत्र मतलब क्या? ये सारी नदियाँ भी इसमें आ जाएंगी। तो ये सारी नदियाँ अगर इनमें देखी जाए, सबको मिला लिया जाए, तो ये महाराष्ट्र में भी बहती है। महाराष्ट्र है, तेलंगाना है, ठीक है, तेलंगाना है, आंध्र प्रदेश भी है, मध्य प्रदेश भी है, उड़ीसा भी है, ठीक है, छत्तीसगढ़ भी है, आपका कर्नाटक और पुडुचेरी भी है इसमें। तो इन पूरे क्षेत्र में गोदावरी अपवाह तंत्र फैला हुआ है। ठीक है, गोदावरी का अपवाह क्षेत्र इन पूरे राज्यों में है। महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्रा, कर्नाटक, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और पुडुचेरी में। ठीक है, चलिए आगे है कृष्णा नदी। कृष्णा नदी कहाँ से निकलती है? महाबलेश्वर से। ठीक, कृष्णा नदी महाबलेश्वर से निकल रही है और कहाँ पे गिरती है? जाके बंगाल की खाड़ी में गिर रही है। ठीक है, ठीक है ना। महाबलेश्वर कहाँ है? पश्चिमी घाट में है महाबलेश्वर, आपको पता होगा, और महाराष्ट्र में पड़ता है महाबलेश्वर। ठीक है, बंगाल खाड़ी में गिर रही है। इसकी कुछ सहायक नदियां हैं। कौन कौन सी हैं सहायक नदियां? तुंगभद्रा, कोयना, घाटप्रभा, मूसी। मूसी नदी के किनारे हैदराबाद बसा हुआ है, ध्यान रखना, और भीमा। ये 5 सहायक नदियां हैं और ये बहती है महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना और आंध्र में, आंध्र प्रदेश में। ठीक है, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में ये बहती है। और कृष्णा जल विवाद भी है, जो कि आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और महाराष्ट्र के बीच में है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। ठीक, चलिए एक और नदी है, क्या नाम इसका? महानदी। महानदी कहाँ से निकल रही है? छत्तीसगढ़ में सिहावा पहाड़ी से निकलती है। कहाँ गिरती है? बंगाल की खाड़ी में। कहाँ? पारादीप के पास। सिहावा पहाड़ी छत्तीसगढ़ में निकल रही है महानदी, और बंगाल की खाड़ी में पारादीप के पास प्रवेश कर जाती है। ठीक, अब आते हम इसके अपवाह क्षेत्र की थोड़ी सी बात करें, तो ये छत्तीसगढ़ और उड़ीसा में भाई निकल रही है। उड़ीसा से सिहावा पहाड़ी से पारादीप कहाँ? उड़ीसा में ही पड़ता है। तो जाहिर सी बात है कि छत्तीसगढ़ और उड़ीसा बगल बगल में है, इसके बाद कोई और राज्य नहीं आएंगे। ठीक, ये डेल्टा का भी निर्माण करती है। इसकी एक सहायक नदी है महानदी की, नाम है उसका तेल। तेल इसकी सहायक नदी है। ठीक है, चलिए कावेरी की बात करें, तो कावेरी नदी जो है आपकी ब्रह्मगिरी पहाड़ी से निकलती है। कावेरी नदी ब्रह्मगिरी पहाड़ी से निकल रही है कर्नाटक में, जो कि है ब्रह्मगिरी पहाड़ी, और बंगाल की खाड़ी में गिरती है जाके तिरुचिरापल्ली के पास में। ब्रह्मगिरी पहाड़ी कर्नाटक से निकल के तिरुचिरापल्ली के पास बंगाल की खाड़ी में प्रवेश करती है। और ये बहती कहाँ कहाँ है? आपको पता होना चाहिए कि ये केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु और पुडुचेरी में बहती है। कौन सी? कावेरी नदी केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु और पुडुचेरी में बहती है। ठीक है, ठीक है ना। ब्रह्मगिरी पहाड़ से निकल के बंगाल खाड़ी में गिर रही है, दक्षिण की गंगा बोलते हैं इसको। अच्छा, ये देखिए, ये श्रीरंगपट्टनम, शिव समुद्रम और श्रीरंगम द्वीपों का निर्माण भी करती है कावेरी नदी, है ना। श्रीरंगपट्टनम, शिव समुद्रम और श्रीरंगम द्वीपों का
निर्माण करती है कौन सी नदी? कावेरी नदी। हमने एक चीज़ बताई थी इसमें, क्या बताया था हमने कि कावेरी नदी और श्रीरंगम द्वीप बीच में पड़ेगा। कावेरी नदी पड़ जाएगी श्रीरंगम के दक्षिण में, और उत्तर में पड़ेगा आपका कोलिदम नदी। उत्तर में कोलिदम नदी, दक्षिण में कावेरी नदी, ठीक है, और बीच में आपका पड़ रहा है, कौन सा पड़ता है ये? श्रीरंगम द्वीप। तो ये दोनों नदियां जो कोलिदम और कावेरी नदी है, ये दोनों मिलके इन दोनों पे एक बांध बनाया गया है, एक बांध का निर्माण किया गया है, और वो आज का नहीं है, प्राचीन काल का है, ठीक है, बहुत पुराना बांध है। नाम है उसका कल्लनई बांध, ठीक है। तो कल्लनई बांध का निर्माण हुआ है, कल्लनई बांध नाम है इसका, कोलिदम नदी और कावेरी नदी के मिलने पे, जहां दोनों मिलती हैं, बीच में आपके श्रीरंगम द्वीप है, इन दोनों की जहां मिल रही हैं वहीं पे कल्लनई बांध का निर्माण किया गया है। और यह इसका निर्माण किया था चोल शासक थे कोई, ठीक है, ये चीज आपको ध्यान रखना। तो कल्लनई बांध कहाँ है, तो आपको पता होना चाहिए कि कावेरी और कोलिदम नदी के संगम पर स्थित है, और चोल साम्राज्य जब हुआ करता था तो उसके द्वारा निर्मित किया गया है ये, ठीक है। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। आगे देखते हैं, शिव समुद्रम है, शिव समुद्रम कावेरी नदी पर ही है। तो शिव समुद्रम भारत में अगर देखा जाए तो आयतन की दृष्टि से सबसे बड़ा जलप्रपात माना जाता है, ठीक है। शिव समुद्रम भारत में आयतन की दृष्टि से सबसे बड़ा जलप्रपात माना जाता है। अब इसकी कुछ सहायक नदियां हैं, नाम इनका भी देख लेते हैं थोड़ा सा। इनके नाम हैं अमरावती, भवानी, हेमवती और काबिनी। अमरावती, भवानी, हेमवती और काबिनी इसकी सहायक नदियां हैं। और विश्व की सबसे बड़ी एस्चुअरी लॉरेंस नदी बनाती है, ये तो हमने अलग से लिख दिया था। ये एक क्वेश्चन आ चुका है, प्रश्न आ चुका है पहले परीक्षा में, तो इसको ध्यान रखना। सबसे बड़ा एस्चुअरी कौन बना रही है? लॉरेंस नदी, ठीक है। नर्मदा नदी कहाँ से बहती है? विभ्रंश घाटी से होकर बहती है, ठीक। अन्य कुछ नदियां हैं, अब इनके बारे में भी देख लेते हैं, अपवाह तंत्र जल्दी ही समाप्त हो जाएगा। देखिए, सतलज नदी, सतलज नदी कहाँ से निकल रही? तिब्बत कैलाश पर्वत के पास से निकलती है, राकस ताल से शिपकीला दर्रे के पास में हिमाचल प्रदेश में प्रवेश कर जाती है। तिब्बत में कैलाश पर्वत के पास राकस ताल झील है, वहाँ से निकलती है सतलज नदी, और शिपकीला दर्रे से क्या करती है? हिमाचल प्रदेश में प्रवेश कर जाती है, ठीक। दूसरी है सोन नदी, सोन अमरकंटक से निकल रही है मध्य प्रदेश में, और पटना के पास ये गंगा से मिल जाती है। तो बिहार स्पेशल के लिए, बीपीएससी के लिए भी इम्पोर्टेंट है कि सोन नदी अमरकंटक से निकल के पटना के पास गंगा से मिलती है। और इसकी सहायक नदियां हैं कुछ, नाम है रिहंद और उत्तरी कोयल। ध्यान रखना, सोन की दो सहायक नदियां, एक तो रिहंद है और दूसरी उत्तरी कोयल नाम है, ठीक है। अब देखते हैं दामोदर नदी है। दामोदर नदी छोटा नागपुर पठार से निकल रही है, ठीक है। छोटा नागपुर पठार से निकलती है, भ्रंश घाटी से होकर बहती है दामोदर नदी। नाम देखिए इसके, कुछ सहायक नदियां हैं, बराकर, जमुनिया, बराकी, ठीक है। बराकर, जमुनिया और बराकी इसकी सहायक नदियां, किसकी? दामोदर की। रूपनारायण नदी का जल संग्रह करके ये हुगली में मिल जाती है जाके। रूपनारायण कोई नदी है, उसके जल को अपने साथ ले लेती है, मतलब इकट्ठा करती है, फिर उसके बाद यह दामोदर नदी हुगली नदी में जाके मिल जाती है, ठीक है। और दामोदर नदी जैविक मरुस्थल का उदाहरण है। ये प्रश्न अभी पिछले साल पीसीएस में भी आया था, है ना, और वो इस बार नहीं आया, लेकिन लगभग हर साल ये प्रश्न आता ही रहता है, ठीक है। तो ये वाला प्रश्न जरूर ध्यान रखना कि दामोदर नदी को जैविक मरुस्थल का उदाहरण कहा जाता है। फिर झेलम नदी है। झेलम नदी पीर पंजाल पर्वत पे वेरीनाग झील से निकलती है। पीर पंजाल पर्वत पे
वेरीनाग झील से झेलम नदी निकल रही है और वुलर झील में मिल जाती। वुलर झील कहाँ है? जम्मू कश्मीर में, श्रीनगर, जो कि श्रीनगर है इसी के किनारे बसा हुआ है। किसके? झेलम नदी के। ठीक है, ध्यान रखना। झेलम और रावी जो है, झेलम है और रावी नदी है, ये पाकिस्तान में एक जगह है, नाम है इसका झंग। झंग, अरे यार, नाम क्या है इसका? झंग। ठीक है, तो झेलम और रावी नदी पाकिस्तान में झंग के पास में जाके चेनाब नदी से मिलती हैं। दोनों नदियां कौन कौन सी? झेलम और रावी। ठीक है, कहाँ पे मिलती है? पाकिस्तान में झंग के पास में चेनाब से मिल जाती हैं। ठीक, श्योक नदी है। श्योक नदी काराकोरम क्षेत्र में है, इसको मृत्यु की नदी बोलते हैं। ठीक है, काराकोरम क्षेत्र में ये निकलती है श्योक नदी, इसको मृत्यु की नदी बोलते हैं। प्राचीन काल में जो व्यापार होता था तो श्योक नदी के माध्यम से मध्य एशिया के यारकंड से लेकर लद्दाख के बीच में व्यापार होता था, श्योक नदी से ही। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखना है। मृत्यु की नदी तो कहते हैं, ठीक है, काराकोरम से भी निकलती, ये भी सही है। मध्य एशिया के यारकंड से लद्दाख के बीच में व्यापार भी होता था, ये भी बात सही है। ठीक है, अगली नदी है संकोश। संकोश उत्तरी भूटान से निकलती है, आसाम और पश्चिम बंगाल के बीच में सीमा बनाती है, नाम है इसका संकोश। ठीक है, तो संकोश नदी आसाम पश्चिम बंगाल के बीच में सीमा बनाती है, उत्तरी भूटान से निकलकर आती है। ठीक है, चलिए, कुछ शहर हैं जिनके किनारे पे कुछ जो नदियां बह रही हैं उनके नाम हैं, थोड़ा इनको भी हम देख लेते हैं। ठीक है, तो देखिए, उत्तर काशी शहर है, भागीरथी के किनारे बसा हुआ। गंगा नदी के किनारे कौन कौन से हैं? हरिद्वार है, यहीं से मैदान प्रवेश करती है। फतेहपुर, कानपुर, वाराणसी, भागलपुर, पटना, इलाहाबाद, गंगा यमुना का संगम यहीं पर। ठीक है, यमुना के किनारे कौन कौन से? नई दिल्ली, आगरा, मथुरा और इटावा। नई दिल्ली, आगरा, मथुरा और इटावा जो है यमुना के किनारे बसे हुए हैं। लुधियाना और फिरोजपुर की बात अगर करते हैं तो ये सतलज के किनारे है। हैदराबाद अभी बताए थे मूसी नदी के किनारे बसा हुआ है। ठीक है, उत्तर प्रदेश में गोरखपुर राप्ती नदी के किनारे है। विजयवाड़ा कहाँ? कृष्णा नदी के किनारे है। ठीक, नांदेड़, नासिक, राजामुंदरी गोदावरी नदी के तट पे हैं। अहमदाबाद आपका साबरमती पर है। लखनऊ, सुल्तानपुर, जौनपुर उत्तर प्रदेश के शहर हैं ये, गोमती नदी के किनारे। लखनऊ उत्तर प्रदेश की राजधानी, सुल्तानपुर जौनपुर शहर है, गोमती नदी पर है। बरेली उत्तर प्रदेश में ही है, रामगंगा नदी के किनारे। अयोध्या का नाम जानते हैं आप लोग, सरयू के किनारे है। ठीक, कोटा जो है चंबल नदी के किनारे है। लेह आपके सिंधु नदी के दाहिने तट पे स्थित है। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, कुछ और हैं, एक दो नदियों के बारे में और देख लेते हैं। जैसे देखिए क्या है कि हमने स्पीति के बारे में नहीं बताया है, तो स्पीति नदी है, क्योंकि प्रश्न तो कहीं से भी पूछे जा सकते हैं, नदियां जब बह रही हैं तो इनसे प्रश्न आ सकते हैं। तो स्पीति नदी कुंजुम दर्रे से निकलती है। ठीक है, कुंजुम दर्रे से निकलती है, कुंजुम दर्रा है, स्पीति नदी वहीं से निकल रही है। और हिमाचल प्रदेश में किन्नौर जिला है, जगह का नाम है नामगिया गांव। नामगिया गांव है, किन्नौर जिला, हिमाचल प्रदेश में। यह इसके पास जब आती है तो यहाँ पे ये स्पीति नदी जो है सतलज से मिल जाती है। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। ठीक, एक और नदी है, नाम है मीठी। मीठी नाम है इसका। ये कहाँ पे है? इसका उद्गम हो रहा विहार झील से। विहार, बिहार नहीं, विहार झील है ये। ठीक है, विहार का मतलब आवास होता है ना, तो बिहार झील से निकली है। पोई झील के पानी को लेकर माहिम खाड़ी के पास अरब सागर में गिर जाती है, फिर ये महाराष्ट्र में है। ठीक है, मीठी नदी, ये बिहार झील आपकी महाराष्ट्र में है।
वहाँ से निकल रही मीठी नदी और ये पोई झील का पानी लेती है अपने साथ और ले जाके माहिम खाड़ी के पास में अरब सागर से मिल जाती है। ठीक है। कई बार प्रश्न ये भी आता है कि प्रायद्वीपीय नदियाँ और हिमालयी नदियों में अंतर क्या है। तो आपको बता दें, हिमालयी नदियाँ कैसी हैं, सदानीरा हैं, ठीक है, लेकिन प्रायद्वीपीय नदियाँ कैसी हैं, मौसमी हैं, बाढ़ सूखा लगा रहता है इनके पास। ठीक है। हिमालयी नदियाँ कैसी हैं, युवावस्था में हैं, अभी तभी तो वी आकार घाटी बना देती हैं। ठीक है, मतलब ये वाला एरिया अपने घाटी को काटती हैं, ठीक, महाखंड का निर्माण करती हैं। लेकिन जो प्रायद्वीपीय नदियां हैं वो वृद्ध हो चुकी हैं। वृद्ध होने का क्या मतलब है, वृद्ध होने का मतलब है वो इस तरीके से यहाँ नहीं काटती, वो इधर इधर काटती हैं, अपने इधर इधर चलती हैं। ठीक है, इधर इधर काट रही, नीचे क्या है वो अपना तल प्राप्त कर चुकी हैं ऑलरेडी। ठीक। उसके अलावा हिमालयी नदियाँ लंबवत कटाव करती हैं, हमने बताया लंबवत कटाव करती हिमालयी नदियाँ, ये भी एक अंतर है। जबकि प्रायद्वीपीय नदियाँ कैसी, क्षैतिज कटाव करती हैं, ये भी ध्यान रखना। ठीक, ठीक है ना। क्यों, क्योंकि ये अपना आधार तल प्राप्त कर चुकी हैं। आज के वीडियो में बस इतना ही, अगली वीडियो के साथ कल मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, और वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें, साथ में चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल आइकन को दबाएं, जिससे जो वीडियो अगर कोई नई आती है तो उससे आपको नोटिफिकेशन भी मिलता रहेगा। और वीडियो को अगर ध्यान से देखते हैं तो आपके एग्ज़ाम में बहुत सारे फ़ायदे इससे मिलेंगे। और अभी वीडियो बन रहा है तो आप अभी भी इससे देख सकते हैं कितने सारे प्रश्न आपके यूपी पीसीएस और यूपीएससी में भी कई सारे प्रश्न आए थे। इतिहास को आपने देख रखा पहले ही कि एंशियंट हिस्ट्री और मॉडर्न हिस्ट्री हमने पढ़ाया है, उसमें बहुत सारे प्रश्न आ गए हैं, यूपीएससी में, यूपी पीसीएस में भी आ चुके हैं। ठीक है, तो यही उम्मीद रखिए कि आप वीडियो को अगर ध्यान से देखते हैं, 1 से 2 बार देखते हैं तो आपको सारी चीज़ें याद हो जाएंगी और आपसे कोई भी परीक्षा छूटेगी नहीं। ठीक है, तो चलिए आज के वीडियो यहीं समाप्त करते हैं, अगले वीडियो के साथ कल मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।